नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं और राजनीति में भाजपा की नगर इकाई का आ गया है संदेश और बड़े आराम से आया है और वही हुआ है जो होना चाहिए था। मतलब वही नाम है जो हम आपको लंबे समय से बताते रहे। शेखर जी ने हर नाम का जिक्र भी किया था। सारे नाम लगभग जो सूची हम बता रहे थे वही की वही सूची आई। कांग्रेस के नेताओं की कितनी चली, कांग्रेस के कितने लोग अंदर आ गए, कितने लोग बाहर चले गए, इस पर हम बात करेंगे। पर आप कार्यक्रम के आखिरी तक देखेंगे तो आपको उसमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिस पर आपको भी आश्चर्य होगा। तो हम खबरें शुरू करते हैं। शेखर शुरू करें। आज हम अग्निमाण खबरों शुरू कर रहे हैं सीधे। अग्निमाण में एक दो खबरें बहुत अच्छी। एक तो दीपावली पर रियल इस्टेट के क्षेत्र में बड़ा ये था कि बूम नहीं आ रहा है, बड़ा स्लो है कामकाज, पर रियल इस्टेट के क्षेत्र में 3 गुना तेजी आई है और लगभग 1500 से ज़्यादा दस्तावेज जो है पंजीकृत हुए हैं। मतलब 4500 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हुई है। ये जो बता रहा है करीब आप मान लिए कि 4499 रजिस्ट्रियाँ हुई, दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 71 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्री पर 10% से 11% लगा था। मतलब आप समझते हैं कि 71 धाम अगर आप यूँ जोड़ेंगे तो ये अरबों रुपए की रजिस्ट्रियाँ कारोबार में हो चुकी हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहा जा रहा था कि दिवाली पर जो मोदी सरकार ने जीएसटी में छूट दी है उसका असर ऑटोमोबाइल्स और दूसरे सेक्टर पर नजर आ रहा है। पर बात कर लेते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट पे ऐसी कोई छूट नहीं थी, उसके बावजूद रियल एस्टेट इतना बड़ा कारोबार करके निकला है। इसके नतीजे अभी इसलिए आए हैं कि अब महीना खत्म होने को आ गया है और पंजीयन विभाग से जो रिकॉर्ड आता है उससे ये बता रहा है कि आम महीनों के मुकाबले इस बार 3 गुना रजिस्ट्रियां हुई है। मतलब 4500 दस्तावेज एक महीने में दिवाली के तक जो है रजिस्टर्ड हुए थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो दिवाली जो थी इस बार हर सेक्टर में दिवाली थी। भले जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल बात कर लें, सोना दौड़ने के बावजूद भी सोना रियल ज्वेलरी उद्योग में भी सोने की खूब खरीदारी बिक्री हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है ये दिवाली जो थी मुझे लगता है उम्मीदों भरी और खूब रोशनी लिए हुई थी और लोगों के ने खूब जमकर जो है पैसा खर्च किया है। ये अच्छा रहा। और तो इसमें कोई खबरें, बाकी सब सामान्य खबरें हैं। संपत्तियों के इंदौर से कंपोटियो की फ्लाइट चालू हो रही है सीधी, उसका एक आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी तो आज से एसआईआर का काम चालू हो गया है, मतदाताओं के आंकलन का, और वो जीरो पर जितने भी नाम वाम थे उनको खंगाला जाएगा। बाकी और तो कोई खबरें हैं नहीं इसमें, नहीं। तो एक खबर थी। अब हम पत्रिका से उठा लेते हैं। पत्रिका में जरूर एक खबर बहुत अच्छी है, इस पर बात करना चाहिए। एक तो ये आइडिया है कि शहर के विकास का मॉडल जो है वो कितना बिगड़ चुका है कि तमाम जगह पर जहाँ पे योजनाएं डाली जाती है उनके बारे में कोई स्टडी ना हो या उन ज़मीनों को लेकर कोई बात ना हो, तो वहाँ पर कैसी दुर्दशा होती है कि इंदौर विकास प्राधिकरण की 23 योजनाएं ऐसी जिसमें 271 से ज़्यादा कॉलोनियाँ जो है, उत्तम राठौर की खबर है ये, वाकई बहुत अच्छी लिखी है, 271 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ बस चुकी है। और हो ये रहा है कि इन पर कब्जा हो चुका है, हजारों की संख्या में सदस्य बने हुए, मकान बन चुके हैं। योजना नहीं छोड़ने को लेकर रहवासी भी लड़ रहे हैं, प्राधिकरण लड़ रहा है। और कितने समय से 30 से 40 साल तक हो चुके हैं इन योजनाओं में, जो न प्लाट मिल पा रहे हैं। एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर अभी भी वहीं की वहीं गाड़ियाँ खड़ी है जहाँ पहले दिन से खड़ी थी। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो अयोध्यापुरी का मामला, आज तक उस मकान के बनाने की वहाँ स्वीकृति नहीं मिल पाई, कब्जे दे दिए, अब नक्शे पास नहीं हो सकते क्योंकि ये पूरा मामला भोपाल में। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आईडीएम में मुझे कितने जिम्मेदार अफसर बैठते हैं कि वे योजना जो बनाते हैं, मुझे लगता है बंद कमरे से बाहर निकल के देखते नहीं है कि जिस जमीन पर वे योजना ला रहे हैं, जिस योजना में लाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां के मौजूदा हाल क्या हैंगे। इसमें से जिन कॉलोनियों की आप बात कर रहे हो, 23 योजना में 271 कॉलोनियां एक दिन में नहीं बस गई। मैं आपको बता देता हूँ, आईडीए जब योजना बना रहा था उसके पहले वहां कॉलोनियां कट चुकी थी और उसके अंदर बसाहट होना शुरू हो गई थी। ये स्कीमें जो है इंप्लीमेंट जब की गई तब तक जो है कई कॉलोनियों में लोग रहने आ चुके थे और आईडीए जो है इसको कागजों पर ही चलाता रहा और तब तक कई कॉलोनियां बस गई। अब मुसीबत यह हो गई है कि उसमें इतने लोग रहने आ गए, इतने घर बच चुके हैं कि उन्हें अब हटाना संभव नहीं है, यानी नामुमकिन हैगा। अब जब नगर निगम जो बात करता है कि सरकारें कहती है कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए, तो ये जो कॉलोनियां हैं सब निजी जमीन पर कटी है। आपको मैं बता देता हूं, कोई सरकारी जमीन के खसरे पर ये कॉलोनियां नहीं है, तो इनको वैध करना बड़ा आसान हैगा। पर पेज वहीं आके फंस जाता है, जब इसको वैध करने के लिए एनओसी मांगी जाती है तो आईडीए जो है अपनी टांग अड़ा देता है कि यहां तो मैं स्कीम ला चुका हूंगा। अब आईडीए जब स्कीम ला चुका है तो इसका जवाब आईडीए ही दे दे कि जब ये कॉलोनियां बस रही थी तब आप लोग सो रहे थे क्या? कितने मकान बन गए आपके सामने बने हैं, कॉलोनियों में सड़कों का डेवलपमेंट हुआ, नगर निगम वहां विकास कर रहा था, तब आपने रोका क्यों नहीं?
ये हालत है कि ज़मीनों को लेकर योजनाओं में तमाम ज़मीनें फंसी पड़ी हैं, ना प्लाट मिल पा रहे हैं, न और प्राधिकरण भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब तारीख पे तारीख के अलावा कुछ भी ना। हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में ये लेब का लोकार्पण हो गया है, पर फिर भी लेब को जो है उसकी टेस्टिंग की अनुमति नहीं मिली है। तो इसके कारण यहाँ जो है करीब करीब 25 से ज़्यादा मशीनें इंस्टॉल हो चुकी है, पर लेब के लोकार्पण के बाद भी अभी तो नमूने सारे जाँच के लिए भोपाल ही भेजे जाएंगे। जब तक लेब को विधिवत रजिस्टर्ड अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक यहाँ पर की लेब के नमूनों की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि कुछ नमूने प्रयोग के तौर पे वहाँ अभी भी जांचे जा रहे हैं। क्या शेखर जी? ये तो वही बात हो गई कि आपने सारी तैयारी कर ली और ऐसी कैसी तैयारी थी, या मैं कहूँ ऐसी क्या जल्दबाजी थी जो आपने उसका लोकार्पण करा दिया, जब आपके पास जांच करने का सर्टिफिकेट ही नहीं है। मतलब किसी भी चीज की आप जांच तो कर लोगे, किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, उसका सर्टिफिकेट आपको आज तक नहीं मिल पाया है। मतलब ये है कि लेब तो हमारे पास बन गई है, नमूने फिर भी हम भोपाल ही भेजेंगे जैसे पहले भेजते थे। तो उस लेब के अंदर जो मुझे लगता है जो लोग बैठेंगे, जो अमला बैठेगा, उसको मुझे लगता है सिर्फ मुंह दिखाने के लिए बिठा दिया गया है। पहले आपको बता दूंगा ये लेब बनने में 6 साल लग गए हैं। 2019 में ये लेब बनकर तैयार हो जानी थी, बाद में बहाना बना लिया गया कि कोविड आ गया। उसके बाद इतनी धीमी गति से इसका काम चला है, मशीनें लगा दी करोड़ों रुपए की लाकर। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसके सारे कागजी कार्रवाई तो पूरी करा लीजिए। सरकारी लेब है, सरकारी लेब का सर्टिफिकेट ही सरकारी दफ्तर में अटका हुआ हैगा। तो इस ऐसी लेब को चालू करके मुख्यमंत्री के हाथों आपने कौन सी नवाई कर ली? अभी मुझे लगता है कम से कम इसमें भी साल भर लग जाएगा। इनको तमाम प्रयास के बाद में लंबे समय से लगे हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग तक लेब टेस्ट का सर्टिफिकेट लाने में भी क्या जोर होते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा और दिन रुकिए, आप अभी तक भी जांच कब शुरू होगी ये भी देखेंगे हम। हो सकता है कोई अगली दिवाली पे जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं संक्षेप में। एक तो दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात कर ले रहा हूँ आपसे। बहुत तेज़ी से दिवाली तक जो है नौकरियाँ रुकी हुई थी त्यौहार के कारण, बहुत तेज़ी से अब नौकरियां जाने का क्रम शुरू हो गया है। देश भर की बड़ी बड़ी कंपनियां जो नौकरी देने का काम करती थी हजारों लोगों को, अब उन्होंने हजारों लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। टैरिफ का असर, मांग में भारी कमी, सरकार के तमाम प्रयास इस समय एक ही बात पर है कि उद्योगों को कैसे ताकत दी जाए, और कैसे ताकत दी जाए उसके लिए क्या दिया जा सकता है, क्योंकि उद्योगों की कमर टूट चुकी है। और ऐसी स्थिति में अब उद्योगों ने अपने यहाँ से नौकरी से लोगों को निकालने, स्थापित उद्योग जो है वो धीरे धीरे अपने आप को समेटने लग गए। तो नेस्ले, अमेजान में 30,000 लोगों की छटनी हो रही है, नेस्ले में 16,000 लोगों की हो रही है, TCS में 26,000 लोगों की हो रही है, महिंद्रा में हो रही है, अंबानी समूह लगभग जो 48,000 लोगों को निकाल चुका है। जो लोग अमेरिका के साथ काम कर रहे थे वर्क फ्रॉम होम में, वो सारी अक्टूबर से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सबको मैसेज डाल दिया गया है कि आप कृपा करके आपकी सेवाएं अब समाप्त होगी, अक्टूबर की सैलरी आपको दे दी गई है। इसके साथ ही और भी जो मामले हैं, कई जगह नौकरी जाने के, हीरा उद्योग में नौकरियां जाना चालू हो गई, तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। नौकरियों को लेकर हालत बहुत ख़राब होती जा रही है इस देश में। मुझे लगता है अगर यही स्थिति रही तो आने वाले 2-4 सालों बाद में जो नए युवा निकल रहे हैं, हर साल 15 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं, सबको नौकरियाँ मिलने वाली कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज उठाने जा रही है। 5300 करोड़ का कर्ज है, पर पहली किस्त के रूप में 2700 करोड़ उठाए जा रहे हैं। 4 लाख रुपए करोड़ के लगभग कर्ज पहुंच चुका है, और यह कर्ज भी 21 साल के लिए उठा लिया गया है। लेने और देने वाले दोनों ही उस समय तक क्या रहेंगे और क्या नहीं रहेंगे तो वक्त बताएगा। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। ये जो स्कीम नंबर 74 का जो मामला चल रहा था निगम को लेकर, कार्रवाई के अधिकार जो हुई थी वहाँ पर उसको लेकर, तो निगम के लोगों के अलग अलग कहना है, सबका अलग अलग कहना है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो गई तो यहाँ 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स अतिरिक्त मिलने लग जाएगा नगर निगम को, और इसके बहुत सारे प्रमाण नगर निगम के अधिकारियों ने जांच करके दिए थे। राजनीतिक खींचतान के चलते इस मामले को जिसने भी रोका होगा, पर राजनीतिक लाभ की स्थिति भी नहीं रही और अधिकारियों के साथ भी गणित गड़बड़ा गया। पर अभी यहाँ दूसरी शिकायत ये है कि 200 खातों की जांच में 20 लाख रुपए का अंतर आया है। यह भी नगर निगम के लोगों का कहना है कि इस मामले में जांच ठीक से नहीं करने दी गई। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात वही आ जाती है कि जब ये सारी चीजें जो गड़बड़ाई की तो समझना होगा। वाकई वार्ड बिल्कुल सही चुना था, जहाँ अंतर मिलने की संभावना थी। हॉस्टल का एरिया है, कोचिंग क्लास का एरिया है, व्यवसायिक एरिया हैगा, टैक्स क्या भरा जा रहा है वो देखा जा रहा था। हालांकि 2 दिन ही जांच चली, आवासीय मकानों में व्यवसायिक सब हॉस्टल चल रहे थे वहां पर, तो सारे टेरिफ वाला मसला हैगा। अब और हल्ला मच रहा था। वजह ये थी कि जिस तरीके से कमिश्नर ने इस मुहिम को शुरू किया था, जनप्रतिनिधि को साथ लिए बगैर ये मुहिम सक्सेस होना नहीं थी, सफल होनी नहीं थी। मुझे लग रहा बस यही चूक हो गई है कि इसको अगर सही तरीके से लाया जाए, पर मुझे नहीं लगता कि अब इसके ऐसे दिन मुझे होते दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से विरोध हुआ था।
ऐसे में अब कुछ नहीं हो सकता। ये खबरें अपने आप यथावत बताती है कि शहर के में राजनीतिक जो वो बनी हुई है, दूरियां बन गई हैं अधिकारियों और राजनीतिक के हस्तक्षेप के बीच में। ऐसे में भविष्य में कई योजनाओं पर जो है इसका कार्यक्रमों पर भी इसका असर अब देखने को मिलेगा, जब अधिकारी समझते हैं किसी को ज़रूरत नहीं। 1000 करोड़ के लगभग का कर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश नगर निगम इंदौर पर। इस मामले में कभी भी आपको जनप्रतिनिधि खड़े हुए नहीं दिखेंगे। कई मामलों में, आज शायद भास्कर ने भी लिखा है कि जिन मामलों में जनप्रतिनिधि खड़े होना चाहिए उन मामलों में खड़े नहीं होते, वो अपने हित के मामलों को देखकर खड़े होते हैं। तो वो ये तो थी हमारी खबरें जो हमने आपको बताई। अब हम आपको, आज नगर कार्यकारिणी घोषित हो गई पंडित जी महाराज की, मिश्रा जी की, और उन्होंने आज जो है वो भोपाल से करा के ले आए थे। कई दिग्गजों के नाम हैं जिस पर हम बात करते हैं, और अलग अलग हम बात करते चलते हैं कि जिनके बारे में जिनके नाम हैं। हाँ, खाता ही एक नंबर तो हरप्रीत सिंह सूदन बख्शी, हरप्रीत बख्शी का है। पूरी तरह से एन ब्लॉक कैलाश वर्गीय के खास, बिल्कुल खासम खास है। जबकि जब इनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो ओपन सर्जरी हुई थी मद्रास में, तो उनकी दिली इच्छा थी कि जब मेरी आँख खुले तो रमेश दादा दयालु जो है वो मेरे सामने खड़े दिखना चाहिए। और उसके लिए रमेश जी विशेष प्लेन से गए थे वहाँ पे और जाके इलाज करवा के आए। तो मानना पड़ेगा दादा को भी और बख्शी को भी, दोस्ती इसको कहते हैं। क्या साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बख्शी जी को रमेश मेंदोला के साथ रहने का इनाम मिला हैगा। 3 नंबर विधानसभा के प्रभारी भी थे। हालांकि बीच में डगमगा गए थे कि उनका नाम जो है थोड़ा सा बाहर कर दिया गया था, पर संभल गए हैं। बाद में रमेश जी की कृपा हो गई। रमेश जी, एक तरीके से मैं आपको बता दूं, रमेश जी भी देखते हैं कि इसमें कितना पेशेंस हैगा। तो रमेश मेंदोला की पसंद से राऊ विधानसभा से, मैं बता दूं, बख्शी राऊ विधानसभा में रहते हैं, उपाध्यक्ष बन गएंगे। 8 उपाध्यक्ष है सूची में। अब मैं नाम लेता हूँ, आप बता देना कि और इसमें से एक राकेश शर्मा है। आपको बता दें तो बड़ा चौंकाने वाला नाम है राकेश शर्मा। और आपको बता दो ये नाम किसका दिया हुआ है, आपको तो सत्तन गुरु का दिया हुआ नाम है 1 नंबर विधानसभा से, राकेश शर्मा का, जिसको कोई मना नहीं कर पाया हैगा। वासुदेव पाटीदार है। 5 नंबर विधानसभा से महेंद्र हाडिया का दिया हुआ नाम है ये। भरत पारेख आपको बता दूं नगर कार्यकारिणी टीम में महापौर के कोटे से एक नाम ही एडजस्ट हुआ है, वो भरत पारिक का हुआ। इसको लेकर ही सबसे ज्यादा कुश्ती हो रही थी। 4 नंबर से इन्होंने भरत पारिक का नाम दिया था। और शंकर लालवानी जो है उन्होंने भी सिर्फ 4 नंबर पे ही दाव लगाया था। वहां से वे विशाल कंचन गिदवानी या विशाल गिदवानी में से एक को चाहते थे, तो दोनों को बचाते हुए इस चक्कर में मालिनी गौड़ को अपना नाम बदलना पड़ा था। वीरेंद्र शेंडके की जगह महेश कुकरेजा का नाम सिंधी कोटे से आगे करना पड़ा था, जो महामंत्री बनेंगे। वाह, बहुत बढ़िया रही। मतलब कंचन जैसी राजनीति के चलते जो है भरत के भी नंबर लग गए। अब इसके बाद में भूपेंद्र केसरी 1 नंबर विधानसभा, रमेश जी और कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम खास, और अशोक चौहान चांदू के सबसे करीबी। अशोक चौहान चांदू के सबसे करीबी। और ये वो कौन सा कार्यक्रम कराते हैं कि वो बजरबट्टू सम्मेलन, सर्वे सर्वा भी यही है। नारायण केसरी के पुत्र हैं। नारायण केसरी के पुत्र जो राज्यसभा सदस्य थे, और बड़ा सम्मानित नाम है नारायण केसरी का राजनीति में। गौतम शर्मा मधु वर्मा जी का नाम है ये। वाह। और इसके अलावा दीपेंद्र सिंह सोलंकी, गोलू शुक्ला के बाल सखा दीपेंद्र सिंह सोलंकी एडजस्ट हुए हैं। आपको बता देता हूं 5 नंबर विधानसभा में रहते हैं, पर महेंद्र हाडिया से एडजस्टमेंट के तहत है। कैलाश पिपले से जो एडजस्टमेंट हुआ है, कैलाश पिपले 3 नंबर विधानसभा में रहते हैं। कैलाश पिपले को राजी कर लिया गया है लेने के लिए, और इस चक्कर में जो दीपेंद्र सिंह सोलंकी भी टीम में आ गए हैं। वाह। डॉक्टर दीप्ति हाड़ा, ये डॉक्टर दीप्ति हाड़ा की बात कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूं, दीप्ति हाड़ा को भारतीय जनता पार्टी की टीम में लेने को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही इनकी जो पैराशूट से एंट्री हुई, आपको बता दूं, पर वाया रमेश मेंदोला की ये एंट्री होने से मुझे लगा कि सुमित की टीम में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ी आसानी से नगर उपाध्यक्ष बन गई है वो। वाह। दीप्ति हाड़ा जो है, ये मुझे लगता है इंडियस मेडिकल कॉलेज में जो है डॉक्टर भी है और पीआरशिप भी करते हैं। सुधीर कोले पहले से महामंत्री थे। रमेश मेंदोला कोटे से एक ही नाम था, वापस रिपीट कर दिया गया है। कैलाश पिपले जो है 3 नंबर विधानसभा से आ गए हैं। दो महामंत्री हैं, मतलब 3 महामंत्री। महेश कुकरेजा है दूसरे महामंत्री। 4 नंबर विधानसभा महेश कुकरेजा जी हैं। फिर इसके बाद में श्रीमती कंचन गिदवानी नगर मंत्री बना दी गई है। पार्षद भी है। वाह, 2 पद हो गए। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत नहीं है। वो जब कुछ चीजें ऐसी आती जब सोलू पे रख दिए जाते हैं सिद्धांत को। श्री अजय शर्मा उर्फ पप्पू। हाँ, आपको बता दें तुलसी सिलावट का नाम है पप्पू शर्मा, जो उनके सबसे करीबी समर्थक माने जाते हैं। तमाम दूसरे काम भी यही करते हैं, तो उनके रास्ता भी तुलसी पहलवान के लिए रास्ता बनाते रहते हैं। सुश्री नेहा शर्मा 5 नंबर विधानसभा से है। हाँ, और नेहा शर्मा के बाद श्रीमती मंजू ठाकुर जो हैं, ये भी जो विधानसभा जो बताई जा रही है 1 नंबर से आई है नाम। और श्रीमती इंदु श्रीवास्तव 4 नंबर विधानसभा मालिनी गौड़ का दिया गया नाम है।
अच्छा, गुलशन यादव गुलशन यादव 1 नंबर विधानसभा से मोहन यादव के करीबी, सबसे करीबी। हाँ, ये नाम उधर से ही आया, उधर से ही आया है। मोहन यादव का। ये मैं आपको बता, इससे आपको मैं यहाँ और क्लियर कर देता हूँ कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में 2 नाम जो हैं अलग से आए हैं। सत्तन गुरु का दिया हुआ नाम आया है और एक गुलशन यादव का नाम आया है जो सीएम कोटे से आया है। वाह, वहीं एडजस्ट हो सकता था मामला, कहीं और होने की संभावना जरा कमी रहती है ना। फिर इसके बाद में नारायण पालीवाल, श्री नारायण पालीवाल जो है राव विधानसभा से जो है जीतू जिराती का दिया नाम एडजस्ट किया गया है। और यहाँ पर जीतू जिराती को एक बड़ा नुकसान हो गया है कि नीलेश चौधरी का नाम नहीं आ पाया है। हाँ, स्वाति काशिद पिछले दिनों ही 3 नंबर विधानसभा में रही थी। युवराज के उस्ताद की पत्नी है। हाँ। और भाईदूज अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही की थी और 3 नंबर विधानसभा में उन्हें पार्षद का टिकट भी मिला था। विरोध के बाद टिकट वापस ले लिया गया था, पर नगर टीम में मंत्री बना दिया गया है। हाँ, मतलब बड़े लंबे समय से राजनीति कर रही है और बड़ा व्यवहारिक और विनम्र छवि के कारण उन्होंने अपनी पहचान भी बनाई है। युवराज की पहचान भले ही अलग हो, पर स्वाति काशिद की पहचान अपनी एक अलग बनी हुई है। सचिन बंसल बता दो, उद्योगपति हैं, इनको कोषाध्यक्ष बना दिया गया और उद्योगपति को ही कोषाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। भाजपा के लिए वही ठीक रहता है। हाँ, ये परिक्रमा वाले नेताओं में शामिल है शायद, ऐसा बताया जा रहा है। विशाल यादव जो सुमित मिश्रा जी के बाल सखा हैं। अच्छा। उन्हें जो है कार्यालय मंत्री बनाया, उन्होंने अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। हाँ, और सुमित के कोटे से आपको बता दो सबसे नजदीक का वही नाम जो सुमित करा पाए हैं। हाँ, नहीं आगे बढ़ना हो तो एक यादव तो लगेगा भी, पक्की बात है ना इसमें। इसके अलावा गोविंद पवार 1 नंबर विधानसभा से हैं। उषा ठाकुर के लिए बरसों से काम कर रहे थे, 1 नंबर में लंबे कार्यकर्ता है, उन्हें इस बार मौका मिल गया है नगर टीम में आने का। अच्छा, आकाश गर्ग रानू आकाशगढ़ सुमित के साथी हैंगे, नेत्रम ऑप्टिकस वाले जो आपको अग्रसेन चौराहे पर दिखाई देते हैं। शहर के जितने भी बड़े नेता आते हैं शहर में अपने ऑप्टिक्स पर ले जाते हैं, उन्हें चश्मा जरूर पहनाते हैं। हाँ, जिनकी दूरदृष्टि कमजोर हो रही है उनके लिए उपयोगी है ये नाम। और वैसे भी ये कहा जा रहा था, हमने शायद मैंने कॉलम में लिखा भी था, मैंने गुस्ताखी वहां पे कि रानू, ये आकाश गर्ग और 2-3 नाम, ये सब परिक्रमा वाले नाम है जो बिल्कुल निश्चित है कि अपना नाम तो आएगा ही आएगा। वरुण पाल को एक अच्छा इनाम दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं, वरुण पाल भारतीय जनता पार्टी में काम करते लंबा समय हो गया था। मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से वरुण संभाल रहे थे और पिछली बार आपको बता दूं अभी तक वरुण जिले के मीडिया प्रभारी थे, अब उन्हें वापस नगर में ले आए हैंगे। तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि वरुण को उसकी मेहनत का इनाम दिया गया है। वाकई वरुण लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे थे। अच्छा, नितिन शर्मा और रितेश शर्मा जो है मीडिया प्रभारी बनाया गया। अच्छा, दीपांश खंडेलवाल जो आपको बता दूं जो आईडीए में उपाध्यक्ष हुआ करती थी, वो जो खंडेलवाल जी थे। हाँ। उनके परिवार से। अच्छा, उनके परिवार से ही। दीपेश पचौरी 3 नंबर विधानसभा में रहते हैं, गोलू शुक्ला के करीब रहे हैं और तो सुमित्रा महाजन जी का भी सहारा है। राजा कोठारी 5 नंबर विधानसभा से लंबे समय बाद, राजा को भी मैं बता दूं लंबे समय बाद राजा को भाजपा में जगह मिली है। राजा कोठारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस बार जो है रमेश मेंदोला, सुमित मिश्रा और महेंद्र बाबा की मदद से वे भाजपा टीम में आ गए। सुखविंदर भाटिया आप बात कर लें, सिख समाज का नाम हैगा। ये दूसरा नाम है जो बाया जो है रमेश जी इस टीम में आया। इसके पीछे में एक बड़ा नाम सिख समाज का जो है चेहरा है बॉबी छाबड़ा, उनके नजदीकी माने जाते हैं। ओह, अच्छा, तो बॉबी छाबड़ा का भी एक नाम आ गया, ऐसा मान लेते हैं। दीपक बागवान जो है सोशल मीडिया देखते हैं। अच्छा, पुराने कार्यकर्ता। और सौरभ खंडेलवाल जो ताई का काम देखा करते थे। अच्छा। वो सौरभ खंडेलवाल जी जो मंजूरियां वगैरह लाया करते थे मेहता जी के साथ। सार ये है कि सबसे ज्यादा रमेश मेंदोला की चली। सार ये है कि इसमें रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला और बात कर लें इनके अलावा टीम वहीं रही है आसपास। कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ जरूर हुआ, 2 सेंधमारी हो गई है। सत्तन गुरु को कैलाश जी कुछ कह नहीं पाए, बड़ा दिल रखना पड़ा है। मोहन यादव को भी कुछ नहीं कह पाए, गुलशन यादव को लेना पड़ाएगा। हाँ, मतलब इसमें अपन मानते हैं कि रमेश मेंदोला का वर्चस्व इस पूरी टीम में दिखाई दे रहा है। एक चीज और मैं इसमें बता देता हूं आपको, इस बार की नगर भाजपा की टीम में सिंधिया गुट से सिर्फ एकमात्र नाम एडजस्ट हुआ है। पिछली बार सिंधिया गुट को एडजस्ट करने के लिए 3-3 पद बढ़ा दिए गए थे, मतलब 6 पद बढ़ाए गए थे। 6 लोगों को सिंधिया गुट से एडजस्ट किया था, इस बार सिर्फ एक ही नाम आया, तुलसी सिलावट का दिया हुआ पप्पू शर्मा। इसी के साथ में एक और बात यह भी हुई है कि सिंधिया जी के जो नाम आए थे कम से कम 3 से 4 नाम आए थे, जो दिल्ली से नाम दिए गए थे इंदौर की कार्यकारिणी को जोड़ने के लिए। उसमें 3 से 4 नामों के बारे में कहा गया था कि ये नाम जोड़ने हैं। पार्टी ने अपनी गाइडलाइन तय कर दी थी, पार्टी ने बता दिया कि जिनके नाम जुड़ने उनके जुड़ गए, बाकी जो नाम नहीं जुड़े वो खत्म हो गए। इससे ये तो तय हो गया है कि ये जो टीम आप लोगों के सामने आई है इसमें पैराशूट से भोपाल से कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। इससे यह तय हो गया कि अगली अभी जो ग्रामीण की टीम आनी है उसके भी वही नाम जो इंदौर से तय होके जाएंगे, आपसी तालमेल से उसी पर जो है प्रदेश जो है अपनी रजामंदी देगा। ये वही नाम है जिसपे सुमित मिश्रा देकर आए थे भोपाल में और उसमें कोई काट छाट नहीं हुई है। 2-4 दिन लेट से आई है टीम, और वही टीम आई है जो सुमित वहां बनाकर दे के आए थे।
एक तरफा चली है रमेश मेंदोला और सुमित मिश्रा जी के ग्रुप की। बाकी सबको जगह दी गई है, सबको मर्ज करने की कोशिश की गई है, पर किसी का बहुमत सिद्ध नहीं हुआ। वही स्थिति रहेगी, संगठन में वजूद जो रमेश मेंदोला का यथावत बना रहेगा। वैसे भी सुमित मिश्रा के नगर अध्यक्ष रहते रमेश मेंदोला का वर्चस्व यूं ही बना हुआ है। हाँ, वैसे भी रमेश मेंदोला का वर्चस्व यूं ही बना हुआ है, उसके कारण दूसरों का वर्चस्व बना रहता है। रमेश मेंदोला के वर्चस्व की तो कोई जरूरत यूं भी नहीं है। तो ये थी आज की जो नगर कार्यकारिणी बनी उसकी जानकारी। अब इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा, कई पुराने चेहरे इस बार नगर कार्यकारिणी से गायब हो गए। जो स्थापित चेहरे हमेशा दिखा करते थे, बहुत सारे नाम इस बार नहीं है। तो ये थी हमने जो आपको जानकारी दी। आज की बड़ी बात यही है, बड़ी खबर यही है अपने आप में कि किनके नाम आए और किनके नहीं आए। तो देखते रहिए आप कृपा करके दोपहर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम हमारा। और ये सारे नाम जो आए हैं ये हम हमारे इसी कार्यक्रम में आपको पूरी जानकारी विधिवत दे चुके हैं कि किन किन के नाम ताकतवर स्थिति में आने हैं, वही नाम आए हैं। एक बार फिर हम आपसे आग्रह करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक इसे लाइक करें और अधिक से मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।